एक ह्यूमन बॉडी है, बेशक वो छोटा सा बच्चा है या फिर वो एक बुजुर्ग इंसान है, के अंदर एक एनर्जीज का बहुत ज्यादा स्टॉक है। उसने उनको डाइल्यूट लाजमी कर, अगर तो वो स्पोर्ट्स के अंदर है तो इट मींस ही इज यूटिलाइजिंग हिज एनर्जीज एट द बेस्ट। बॉडी बिल्डिंग इज अ यू कैन से इज अ पीक ऑफ दिस स्पोर्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिहाइंड द सीन में आज बात होगी बॉडी बिल्डिंग पर। बॉडी बिल्डिंग बज़ाहिर तो हमें नज़र आती है कि किस तरह आप अपनी फ़िटनेस लेवल को अचीव कर सकते हैं, किस तरह मसल को डेवलप कर सकते हैं, या एक गोल्ड लुकिंग तरकीब भी बॉडी बिल्डिंग में पोशीदा नज़र आती है। लेकिन दूसरी तरफ पर से पर्दा इसमें एक मुतनाज़ा दुनिया भी पोशीदा है। जब दीवानगी जुनून जो है तमाम हदें अपनी पार करता है तो स्टीरॉयड का यूज़, हार्मोन थेरेपीज़ और दूसरी कंट्रोवर्सीज़ इसी खेल को, इसी गेम को बहुत हद तक मुतनाज़ा भी बना देती हैं। तो आज की पॉडकास्ट में हम आपको हैरान करेंगे, आपको चौंका देंगे और आपको मजबूर करेंगे कि अपने फ़िटनेस के नज़रिए पर दोबारा गौर करें। तो sit down, stay calm, stay with us for the whole program. Welcome to Behind the Scene, and today we have with us Mirza Talha, Pakistani fitness icon. Talha, a very warm welcome to the discussion. Thank you, sir. Thank you. Thanks for inviting me to have you with in this podcast. अगर हम बात करें कि टॉप 5 पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स की या फिटनेस आइकॉन की, तो तलहा जो है इज़ वन ऑफ देम। और अगर इससे भी ज़्यादा बात करें तो ही इज़ टॉप ऑफ देम, टॉप ऑफ ऑल ऑफ देम। तो फिटनेस है क्या? सर, थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन और गिव मी द दैट रिप्यूट के आई एम इन द टॉप 5 और टॉप 1। आई वोंट से दैट, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रेजेंट माई सेल्फ ऑन द स्टेज टू प्रेजेंट माई दिस स्पोर्ट्स इन अ बेटर वे। सेकेंडली, यू आस्क अबाउट द हाउ यू डिफाइन द फिटनेस। तो इसमें आप ये कह लें कि 3 चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है। एक आपकी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, मींस के हार्ट रेट वगैरह, हार्ट हेल्थ। सेकेंडली आपकी जो है स्ट्रेंथ, मसल्स एंड्योरेंस जिसे कहते हैं। और थर्ड आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कोई भी इंसान इन 3 चीज़ों को अच्छे तरीके से कर रहा हो, इट मीन्स ही इज़ अ फिट पर्सन। तो आप फिट पर्सन डिफाइन करते हैं उस बंदे को जो चल फिर रहा हो? नहीं, ऐसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे के हिसाब से बात की जाए और एक जवान बच्चे की, और उसके बाद एक यानी कि पर्सन हु हैज़ क्रॉस 30 इयर्स, और उसके बाद फिर एज फैक्टर बढ़ता जाता है। हर बंदे की डिफरेंट तरीके से फिटनेस को एनालाइज किया जाता है। लेकिन ये 3 मेन आप कह लें कि एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर उस बंदे की उस एज फैक्टर को देखते हुए फिटनेस को डिफाइन किया जाता है। लेकिन जैसे एक बच्चा है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होगा, भागेगा भी, इट मीन्स, और दूसरा लेकिन वो स्ट्रेंथ के ऊपर काम नहीं कर सकता ज़्यादा। लेकिन देखा जाए फ्लेक्सिबल भी उतना ज़्यादा होगा। यू नो, बच्चा काफ़ी तेज़ आपको नज़र आता है, उसकी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि मसल डेवलप नहीं हुए। लेकिन उसकी कंसीडर की जाए फिटनेस उसकी कैसी है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है टू डिस्कस अबाउट जो यूथ है, द पर्सन, अ गाय, अ किड, उसकी फिटनेस को आप किस तरीके से लेके चलेंगे, ये बेसिकली आपकी सोसाइटी के फ्यूचर को डिफाइन करती है सर। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो उसकी वो फिटनेस को आपने देखना है कि उस एज फैक्टर को देखते हुए वो फ्लेक्सिबल कितना है, उसका हार्ट रेट सही है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी अच्छी है, और वो कितनी की स्ट्रेंथ उठा सकता है उस एज को, उस पैरामीटर को देखते हुए। तो इट मीन्स कि वो बच्चा फिर फिट है। अब फिर जब बच्चे से आगे आप जब किसी जवान की बात करते हैं, यंग लैड, उसके फिर पैरामीटर ज़रा डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसके मसल डेवलप हो चुके हैं। फिर उसकी देखी जाती है फ्लेक्सिबिलिटी, और साथ में कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, और तीसरा फिर स्ट्रेंथ उसके अंदर, क्योंकि अंदर इंट्रोड्यूस हो चुकी है मसल डेवलपमेंट। तो वो फिर इम्पोर्टेंट हो गई है कि उन तीनों चीज़ों को देख के उसकी मैयत की जाए कि उसकी फिटनेस कैसी जा रही है। हेल्दी बॉडी और फिट बॉडी वन एंड द सेम थिंग? या यू कैन से बोथ आर द सेम थिंग। लेकिन फिर से बात आती है कि हेल्दी बॉडी और फिट बॉडी का जो मेन कॉन्स्ट्रेंट है, दैट इज द फिटनेस असेसमेंट थिंग दैट स्टैंड्स ऑन द, यू कैन से, अ ट्रायंगल। 3 पिलर्स है, कार्डियोवास्कुलर,
फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। अगर आपके तमाम ऑर्गन सही काम कर रहे हैं जी, जी। लेकिन आपके मसल डेवलप्ड नहीं है तो हम कह सकते हैं कि आप एक फिट बॉडी हैं? नहीं कह सकते। नहीं, लेकिन ये है कि अगर एक प्रोफेशनल की बात की जाए, अ पर्सन हु इज अ ग्रोन अप, उसकी फिर उस डोमेन के अंदर देखते हुए जो उसकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं और डेली के जो चोर्स हैं, अगर वो उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सक रहा है, उसको हार्ट का कोई इशू नहीं आता, ब्रीदिंग का कोई इशू नहीं आता, और एक 30 मिनट की डेली वॉक वो कर लेता है, लाइट पुशअप्स वगैरह कर लेता है, चिन अप्स वगैरह कर लेता है, और यानी कि उस ही बॉडी वेट में रहते हुए, उसी बॉडी स्ट्रक्चर में रहते हुए, इट मीन्स कि ही इज अ फिट पर्सन। सो दैट्स अ मेन यू कैन से अ पॉइंट। तो ये डेफिनेशन वेरी करेगी? हाँ, ये आप कह सकते हैं। अच्छा, अब आपकी उम्र जो है 12 साल हो चुकी है जी। तो क्या आप जिम ज्वाइन करेंगे? नहीं, तब नहीं कर सकते। मोर इम्पोर्टेंट उस वक्त जिम नहीं है, लेकिन एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी इज एसेंशियल यू कैन से। तो किस एज में आपको जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए? जब आपके प्यूबर्टी आपकी जो है डेवलप हो चुकी होती है, मींस के टीन एज से थोड़ा आप आगे चले जाते हैं, लाइक इन 16, 17, 18, यू कैन ज्वाइन द जिम इन दैट एज। तो मुझे ये बताइए, आपके एक लड़का जिम में दाखिल होता है जी, वो फिटनेस की गोल लेके आ जाता है, ठीक है। कब वो एमेच्योर बॉडी बिल्डर बन जाता है और कब वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनता है? इसमें उसके जेनेटिक्स बड़े मैटर करते हैं सर। तो जेनेटिक्स को चेंज नहीं किया जा सकता, डेवलप किया जेनेटिक्स जा को सकता है? सर आप चीट कर सकते हैं एट सम एक्सटेंट, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद आपको अपने आप को कंप्रोमाइज करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप अपने ये, क्योंकि जेनेटिक्स की जब बात की तो यू आर टॉकिंग अबाउट द डीएनए एंड आरएनए थिंग। ठीक है। आप उसको एक हद तक कर उसके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों? उसके बाद फिर बाद में आपकी एक न्यू डेवलपमेंट ऑफ सेल हो जाएगी, लेकिन वो आपकी बॉडी को उसको, यानी कि आपकी बॉडी इस वक्त इस रिजीम में या इस ईरा में उसको नहीं समझ सक रही, क्योंकि इसकी कोडिंग डिकोडिंग ज़रा डीप चीज़ है। कोडिंग डिकोडिंग होती है, अगर उसके अंदर कोई ऐसा सेल जनरेट हो जाए जो कि आपकी बॉडी के साथ इन लाइन नहीं कर रहा, तो क्या करते हैं फिर? अगर एक लड़का मेहनत करता है लेकिन उसके जेनेटिक्स जो हैं वो बॉडी बिल्डर्स वाले नहीं हैं, ठीक है, तो क्या बॉडी बिल्डर बन सकता है आफ्टर हार्ड वर्किंग? इसमें मैं ये कहूँगा कि प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करे तो क्या वो बन सकता है? बॉडी बिल्डिंग इज अ, यू कैन से इज अ पीक ऑफ दिस स्पोर्ट्स। इसमें पीक ऑफ द फिटनेस, नॉट द फिटनेस एट ऑल। लाइक बॉडी बिल्डर आप कह सकते हो सकते हो फिट ही ना हो। अच्छा, ये मुमकिन है? लाइक उसकी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ है लेकिन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सही। इट हैपन्स इन द रियल वर्ल्ड, आप देखेंगे। लेकिन ये है कि अगर उसने अपने ऊपर काम किया हुआ है एक बॉडी बिल्डर ने, तो फिर आप कह सकते हो कि हाँ, ही इज फिट एज वेल। लेकिन ज़्यादातर जो बॉडी बिल्डर है इस चीज़ को लैक कर रहे थे, क्योंकि उनकी प्राइमरीली जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज एंटायरली बेस्ड ऑन हाइपरट्रॉफी, कि मसल्स की कंडीशनिंग करनी है उसकी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जेनेटिक्स, द रोल ऑफ जेनेटिक्स इन बॉडी बिल्डिंग। अगर आपकी जेनेटिक्स ठीक नहीं है तो आप बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। नहीं, आप फिटनेस में रह सकते हैं। फिटनेस में रह सकते मैं हैं, वही लेकिन बात करने प्रोफेशनल लगा। बॉडी बिल्डर आप नहीं बन सकते। यू कैन आप इस स्पोर्ट्स में रहते हुए अपनी फिटनेस को अचीव कर सकते हो, इन पैरामीटर्स को, यानी कि जो डोमेन अभी आपकी बनी हुई है उसको आप थोड़ा क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि नहीं कर सकते, आप कर सकते। तो अगर आप 18 साल की उम्र में जिम ज्वाइन करते हैं, जो आप कहते हैं कि अडल्ट को कर लेना चाहिए 16 साल की उम्र में या 18 में, तो आफ्टर हाउ मच टाइम, अगर वो रेगुलर डिसिप्लिन लड़का है या लड़की है, तो कितने टाइम के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मसल डेवलप उसके कर रहे हैं, नेचुरली ग्रो कर रहे हैं और ही इज कंसिडर्ड एज अ फिट पर्सन? साइंटिफिकली एक बॉडी के अंदर जो सेल्स जो बन रहे हैं इस वक्त, आफ्टर 3 months वो अपने आप को रिप्लेस कर देते हैं पूरी बॉडी के। दोज आर इन द बिलियंस, ट्रिलियंस यू कैन से। तो आफ्टर 3 months यू कैन सी योर प्रोग्रेस, के आप किस तरीके से अपने आप को आगे लेके चले हो। जबरदस्त। इसमें मेन फिर कंट्रीब्यूशन आ जाता है आपकी न्यूट्रिशन का। इट्स नॉट जस्ट अबाउट, बट अगेन जेनेटिक्स विल प्ले देयर रोल। या डेफिनेटली, अगर आपकी जेनेटिक्स के अंदर एक वो स्ट्रेंथ वगैरह है, वो यानी कि अल्लाह ताला ने आपको वो सलाहियत दी हुई है, तो इट विल कम आउट। ठीक है, अब आते हैं मुतनाज़ा बातों की तरफ, कुछ कंट्रोवर्सीज की तरफ, जो यकीनी तौर पे नौजवानों को जाननी भी चाहिए। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि हम लोग खुल के इस पे बात नहीं करते, लेकिन बात करनी चाहिए। लड़का एक ख़ास एज में जाके जब अडल्टहुड में दाखिल होता है, उसके नज़रियात, उसके ख्यालात, इवन उसके ख्वाब भी चेंज हो जाते हैं और कुछ चीज़ों को लेके वो परेशान हो जाता है। जब सुबह उठ के देखता है तो वो
कपड़े भी ख़राब हुए होते हैं और बाकी सब चीज़ें भी, जिससे वो डिस्टर्बेंस फील करता है, क्या ये इम्पैक्ट करता है मसल बिल्डिंग पे? सर इसको मैं इस तरीके से एलेबोरेट करूँगा। एक ह्यूमन बॉडी है, बेशक वो छोटा सा बच्चा है या फिर वो एक बुजुर्ग इंसान है, उसके अंदर एक एनर्जीज का आप कह लें कि बहुत ज़्यादा स्टॉक है। ठीक है। उसने बाय द एंड ऑफ द डे और आफ्टर अ सर्टेन टाइम और ड्यूरेशन उसने उनको डाइल्यूट लाजमी करना है, ठीक है ना जी। उसको डाइल्यूट करने के लिए अब उसको डिफरेंट लाइंस मिलेंगी सोसाइटी के अंदर कि ठीक है मैं इस चीज को ऑप्ट करूं या इस चीज को ऑप्ट करूं। ऑप्शंस तो बहुत है ना। अगर तो वो स्पोर्ट्स के अंदर है तो इट मींस ही इज यूटिलाइजिंग हिज एनर्जीज एट द बेस्ट। लेकिन अगर वो स्पोर्ट्स में नहीं है, ही इज लिविंग अ स्टैग्नेंट लाइफ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसका, तो एट दिन व्हाट विल हैपन कि वो चीजें वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करेगा जैसे उसको करना चाहिए, पॉजिटिव वे, फिर वो नेगेटिव, नहीं तो फिर बॉडी उस चीज को ओवरफ्लो कर देगी, वो फिर ऑटोमेटिकली वो जिस तरीके से नेचुरली उसने अपने आप को लेके चलना वो फिर सीमेंस का मीट होना क्या मसल्स की डेवलपमेंट के लिए बुरा है? सर सीमेन से पहले आप बात कर लें, लाइक इन अ मेल एंड फीमेल दोनों में टेस्टोस्टेरोन होता है, द मेन कंपोनेंट, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर आपको काफ़ी हेल्प आउट करता है और स्ट्रेंथ बिल्डिंग में, एंड्योरेंस में, ऑल टुगेदर आपकी वेल बीइंग में। एंड इट्स नॉट अ टैबू काइंड ऑफ थिंग, यू मस्ट डिस्कस अबाउट दिस ओपनली। लाइक आप जैसे कोई खाने की बात करते हो, एक बच्चे को ये ड्राइविंग की बात करते हैं, दोनों मेल और फीमेल्स दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर, ये नहीं कि एक सिर्फ मेल के अंदर, मतलब मेल हार्मोन है ये नहीं। हाँ ठीक है, मेल हार्मोन है, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन में आप इसको फर्दर आगे ड्राइव करते हो या डिस्कस करते हो इन मेडिकल टर्म्स। तो एक मेल के अंदर फिर उसकी ज़्यादा, क्योंकि वो मस्कुलिनिटी में उसको हेल्प आउट करता है, उसको करता है। तो क्या इसका मसल बिल्डिंग पे असर होता है कि मास्टर, मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूँ कि क्या जब आप रिप्रोडक्टिविटी एक्टिव होते हैं रिप्रोडक्टिवली और आप एक रिलेशनशिप में आते हैं विद द ऑपोजिट जेंडर, ख़ासतौर पे निकाह में अगर आप आ जाते हैं, तो क्या आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ जो है वो मसल बिल्डिंग के साथ कोरिलेट करती है? सर वो जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज एंटायरली रिलेटेड विद योर साइकोलॉजी, उससे पहले आपकी फिजियोलॉजी आ जाती है। उस फिजियोलॉजी के अंदर डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। मसल बिल्डिंग में ये चीज हेल्प करती है। एग्जैक्टली, द इमिशन ऑफ सीमेंस जो है फ्रॉम योर मेल बॉडी, इट हेल्प इन मसल डेवलपमेंट। जी बिल्कुल। आपके कहने का मकसद है कि ये हमारे पट्टों के लिए या जिम जाने वाले लड़कों के लिए एक मुफीद एक्टिविटी है। अगर वो सीमेंस जो है वो इमिट हो रही है, वो ऑन देयर ओन कर रहे हैं या पार्टनर के साथ कर रहे हैं, इन आइदर केस द थिंग्स आर सेम और डिफरेंट? बोथ आर सेम यू कैन से। जो मैंने पहले बात की है, इट्स ऑल अबाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जीज। ठीक है। वो बेसिकली एक आप कह लें कि सब्सटेंशियल वे में एक आप उसकी जनरेशन करते हो, उसका आउटकम आ जाता है आपके पास, और एक आता है कि आपकी बॉडी के अंदर ही वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है। उसकी कंपोजिशन हुई है, फिर वो डिकम्पोजिशन में आपने जब आपने उसको डिकम्पोज किया अपनी बॉडी के अंदर, उसको यूटिलाइज कर लिया, इट हेल्प्स यू अ लॉट इन बिल्डिंग द मसल्स। अच्छा, हम भी माजी से ये सुनते आ रहे हैं, माजी में बल्कि इसका तज़किरा कुछ ज़्यादा ही होता था, जो रेसलर्स होते थे, पहलवान होते थे, उनसे कहा जाता था कि बीवी के पास कम जाना है इससे आपकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है या फिजिकल स्ट्रेंथ है वो वीक होती है। या अभी भी ये कहा जाता है कि नौजवानों को कि मास्टरबेशन करेंगे तो आप मसल डेवलप नहीं कर सकते। सर ये फिर से बात आती है कि आपने फिर दो चीज़ों को डिस्कस कर लिया। इट्स नॉट वन थिंग, इट्स नॉट अबाउट यू नो कि ठीक है आपने उसको सब्सटेंशियल वे में डिस्कार्ड करने की कोशिश की है, अब आप उसको डिस्कार्ड करने के लिए आपने दो जो है ऑप्शंस को लाइक आप मेरे सामने लाके डिस्कस करने की कर रहे हैं। एक ये है कि आइदर यू डू इट बाय योर ओन और आइदर यू गो विद योर पार्टनर स्पाउस। तो फिर उसके अंदर आ जाता है कि इट इंटायरली बेस्ड ऑन योर साइकोलॉजी एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट एट द एंड। जी ठीक है। फिर ये आता है कि आप किस टाइम पे कर रहे हो, लाइक इफ यू आर डूइंग इट just before your competition or somewhere you are going to perform workout physically, even before workout अगर आप कर रहे हैं सर उसका entirely different है ना background। अच्छा उसका entirely मैं उसका basically just you can say आप
मेकिंग अ रेसिपी अ डिश फॉर अ डिश, तो उसके अंदर उसकी किस वक्त कौन सी आपने स्पाइस वगैरह डालनी है या इंग्रेडिएंट डालना है, इट रियली डिपेंड्स। या उसकी मैरिनेशन आप एंड पे तो नहीं कर सकते, मैरिनेशन तो आपने पहले करनी है, ठीक है। इसी तरह इस चीज़ को भी आपने देखना है कि आप ये समझते हैं कि अगर लाइक आपने फिजिकल वर्कआउट के लिए जाना है एंड you're having a spouse in a legal terms, तो it's healthy, इट्स हेल्दी। तो कितना टाइम इंटरवल होना चाहिए कि आपने एक तरफ एक्टिविटी परफॉर्म कर ली, ठीक है, इंटीमेट एक्टिविटी, आप इंटीमेसी में गए, आपने एक्टिविटी परफॉर्म कर ली, उसके बाद कितनी ड्यूरेशन के बाद जाके आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं? 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 10 आवर्स या 15 आवर्स? सर इसमें फिर से बड़ा डिपेंड करता है कि रेस्टिंग टाइम इज रिक्वायर्ड एट द एंड, बट आपकी जो न्यूट्रिशन है आप उसको किस तरीके से देख रहे हो, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एट द एंड। अगर हम जनरल बात करें, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं फिर से उस चीज़ को थोड़ा पीछे लेके जाके डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेन जो आप कह लें कि जो उसका फाउंडेशन है, व्हाट यू कैन से इज द न्यूट्रिशन एट द एंड ऑफ द फिटनेस। एक फिट बॉडी के लिए न्यूट्रिशन इज वेरी 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 एसेंशियल। इट्स नॉट जस्ट अबाउट परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी और वर्कआउट। उसके पहले जो सबसे ज़्यादा उसका मेन कंट्रीब्यूशन इज योर न्यूट्रिशन। अगर वो ठीक है, सब कुछ ठीक जा रहा है, देन हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, आपकी रिकवरी फ़ौरन हो जाएगी। रिमेंबर, रिकवरी इज़ एसेंशियल। अगर आपकी रिकवरी कर ली है बॉडी ने 30 मिनट्स, 15 मिनट्स और यू कैन से एन आवर, देन यू कैन गो फॉर इट। अच्छा, ये वेरी करता है मैन टू मैन, कोई इसमें फिर आप हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके अंदर फिर एक और डिपेंड करता है कि आप व्हेन यू आर डूइंग ऑन अ लीगल टर्म्स, इसका एक कंट्रीब्यूशन होता है इन ऑन योर साइकोलॉजी कि आपका डोपामिन हिट करता है। You feel good. When you feel good, you outperform. Good. So it's not just about talking about a certain stage when you come out of it, और आप फिर कहते हो कि अब मैंने एक अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी है, मे बी एट दैट टाइम यू विल बी एट द पीक ऑफ योर टेस्टोस्टेरोन, तो आप उसको फर्दर आगे यूटिलाइज कर लो। अब एक बात को लेके बहुत सी बहस हमारे इधर होती है, डिबेट्स होती है, बल्कि दुनिया भर में होती है कि क्या बॉडी बिल्डिंग जो है एक मर्द को वाकई मर्द बनाती है, या एक बॉडी बिल्डर जब एक्सट्रीम पे जाता है तो वो अपनी मर्दाना सलाहियतों से महरूम हो जाता है? सर इसके बारे में हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। रिमेंबर, ये जो स्पोर्ट्स है उसके अंदर बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस यू कैन से इज द मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। एग्री, जिसे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहते हैं। डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं। ठीक है, एज फैक्टर इसमें बहुत कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, एज फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है। एग्जैक्टली एट द नेचुरल टर्म्स। तो उसके अंदर आपकी जो बॉडी की फिजियोलॉजी जिस तरीके से आपको अलाउ कर रही है, आपने सिर्फ अपनी फिटनेस जो है उसको अटेन करना है, तो उसमें फिर जाहिर सी बात है आपने उसको उन पैरामीटर्स को, क्योंकि एज के हिसाब से यू हैव डिफरेंट पैरामीटर्स, यू कांट बी फ्लेक्सिबल। ओके, एट द अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ यू कैन बी वेरी फ्लेक्सिबल, यू कैन बी वेरी एक्टिव। हम आसान लफ्जों में बात करें तो आपकी जो मर्दाना सलाहियत नौजवानी में होती है वो भरपूर होती है, और उम्र गुजरने के साथ साथ वो सलाहियत मादूम होती चली जाती है। लेकिन अब इसका ताल्लुक जो है बॉडी बिल्डिंग से हम करते हैं। क्या बॉडी बिल्डिंग जो है मर्दाना सलाहियत को मजबूत करती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है या कम करती है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग करने के बाद इंसान जो है वो कुछ सलाहियतों से महरूम हो जाता है। दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन। सर ये भी फिर गलत है, अगर आपकी सोसाइटी इस तरह सोच रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी न्यूट्रिशन को जो उस एज फैक्टर के हिसाब से रिक्वायर्ड है वो आप उसको दे रहे हो, तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। यानी बॉडी बिल्डिंग हेल्प करती है। एग्जैक्टली, इट हेल्प्स यू अ लॉट। ये डिस्ट्रॉय नहीं करती है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अब तो ये हो गया मेल के केस में। अगर अब यही क्वेश्चन हम फीमेल के केस में करें, देखिए फर्टिलिटी दोनों में है, मेल में भी है फर्टिलिटी और फीमेल में भी फर्टिलिटी है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो हैं दोनों में अपनी तरह काम करते हैं। तो फीमेल के केस में भी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है, ये बेनिफिशियल है, सूदमंद साबित होती है फर्टिलिटी के लिए? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं, बिल्कुल ये हेल्प आउट करती है। लाइक इन करंट रिजीम, फीमेल्स दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज रिगार्डिंग देयर रिप्रोडक्टिव system and infertility and regarding their endocrine system, उसमें काफ़ी ज़्यादा fluctuations आती हैं उनको। तो at the end what really helps them
is strength training, resistance training and cardiovascular activity. हेल्प करती है। Exactly. तो फीमेल्स के कुछ मखसूस अयाम भी होते हैं इन अ मंथ एक माह के अंदर, उन दिनों में उनकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या उनका जिम जाना या उनकी एक्सरसाइज करना कैसे उनके लिए सूदमंद साबित होता है या नुकसानदेह साबित होता है? On a specific days उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो बड़ी वनरेबल सिचुएशन में होती हैं। यानी 7 डेज उन्हें रेस्ट चाहिए। एग्जैक्टली वो जो उनके स्पेसिफिक डेज होते हैं उसमें उन्हें वाकई में रेस्ट वगैरह करना चाहिए। लाइट मूवमेंट्स वगैरह जहाँ तक वो एंड्योर कर सकती हैं उस चीज़ को, ताकि उनको ज़्यादा मसला ना आए, दे कैन डू इट, बट आफ्टर दैट डेफिनेटली इट विल हेल्प देम टू कीप देयर साइकिल्स एक्टिव। अच्छा, एग्जैक्टली, यानी बेनिफिशियल साबित हो सकता है, लेकिन उन दिनों में परहेज ही करना चाहिए। जी, अच्छा, और जब आप कोई चाइल्ड कंसीव करने की प्लानिंग करते हैं उसमें बॉडी बिल्डिंग क्या रोल करती है? क्या उन अयाम में ख्वातीन को जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अच्छा, इसको फिर से आप जरा रीडिफाइन कर लें। बॉडी बिल्डिंग इज या फिटनेस गोल अचीव करने के लिए जिम का रुख वो कर रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग इज द पीक ऑफ दिस स्पोर्ट्स। फिटनेस इज द एग्जैक्ट वर्ड। फिटनेस का हम वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। फिटनेस वो एक्टिविटी, ख्वातीन, एक्सरसाइजेस, वो वर्कआउट, ख्वातीन जो फिटनेस भी अचीव करना चाहती हैं और चाइल्ड भी कंसीव करना चाहती हैं, कैन बोथ थिंग्स गो पैरेलल? yeah, they can do their workouts, and before that it really help them to be more fertile. फिर at the end it really matters कि उनकी nutrition, क्योंकि that is the main foundation at the end in the fitness, उसको वो किस तरीके से लेके चलें। लाइक उन्होंने बहुत ज़्यादा कैलोरी सरप्लस लिया हुआ है, फैट्स वगैरह का इंटेक ज़्यादा है, कार्ब्स का भी इंटेक ज़्यादा है, प्रोटीन पे बस ठीक है चल रहा है, इट वॉन्ट हेल्प देम। लेकिन व्हेन they will have their diet in balance, definitely it will help them. अच्छा, अब हम आते हैं दोबारा एक और मुतनाज़ा इशू जो आजकल फिटनेस में बड़ा कॉमनली पाया जा रहा है। टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है, जो मेल हार्मोन है, ये डायरेक्टली आपके मसल बिल्डिंग के साथ मुंसलिक है या उसके साथ लिंक्ड है, ये एसोसिएट है। तो अब ये बॉडी ऑन इट्स ऑन प्रोड्यूस करती है, लेकिन इसको एक्सटर्नली बाहर से लोग बाकायदा तौर पे इसके इंजेक्शंस भी लेते हैं। तो जब आप बाहर से इंजेक्शन लेते हैं तो फिर बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है? एक बॉडी बिल्डर जो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, वांट टू बी अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, देखें फिर से बात आती है कि इट डिपेंड्स आपके गोल्स क्या हैं। आप आया इसको ऑन फिटनेस अचीवमेंट के लिए करना चाह रहे हो, इससे बेसिकली आप आउटसोर्सिंग शुरू कर दिया आपने, जो आपका क्वेश्चन है, आपने एक्सटर्नली ले रहे हैं, आउटसोर्सिंग आपने शुरू कर दी, एक्सटर्नली आपने लेना शुरू कर दिया और आप अपनी परफॉर्मेंस इनहांसिंग के लिए करना चाह रहे हैं। इसे पीईडीज बेसिकली कहते हैं, परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग्स। बिल्कुल ठीक, उसके लिए एनहांस्ड बॉडी बिल्डिंग, एग्जैक्टली उसमें आपको हेल्प आउट करता है आपकी स्ट्रेंथ के अंदर, आपकी हाइपरट्रॉफी के अंदर, या फिर आपकी फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है। तो फिर सवाल जो आपका है उसका जवाब यही है कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर फर्दर अगर आप इसको लेकर चल रहे हो, कीपिंग इन चेक, कंसल्टिंग अ प्रॉपर प्रैक्टिशनर एंड अ डॉक्टर, then it's fine because it's been developed by a researcher, a scientist, not by Hakim Lukman. ठीक है, तो आपके ख्याल से इसे अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर जो है या आपका मेडिकल एक्सपर्ट जो है उसके साथ लेके चलें, तो इसका मतलब है कि दो लोग आ गए, एक आपका ट्रेनर आ गया साथ और एक आपका डॉक्टर आ गया, जो दोनों मॉनिटर करेंगे कितनी अमाउंट में लेना है और बाहर और किस तरह लेना है। एम आई राइट? जी सर, इस तरह ही है। इसमें आपका जो डॉक्टर जो है स्पेसिफिकली आपका एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो जाए, ठीक तो है, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब हम देखते हैं प्रोफेशनली कि वो ख्वातीन जो वाकई अपना मसल बिल्ड करती हैं, तो अब उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो मेल हार्मोन कहलाता है वो ज़रा उनमें बहुत कम मकदार में होता है, तो क्या वो मसल्स को डेवलप कर सकती हैं? अगर फीमेल्स जो है अपनी डिपेंड, आप उस अपनी किस प्रोफेशनल एक्टिविटी तक लेके जाना चाह रहे हो। मींस कि अगर फीमेल अपनी रेगुलर फिटनेस के लिए करना चाह रही है, अपनी लीन मसल मास, अपनी गेम के लिए करना चाह रही हैं, स्पोर्ट्स वीमेन की हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स वीमेन की फिर डिफरेंट है ना, हर स्पोर्ट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। अगर आप स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस की
जो फिटनेस फिजिक की बात करते हैं, अगर स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग बात करें जो कि बाहर होती है, यहाँ पे तो नहीं होती है। यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए कर लिया जाता है या फिटनेस लेवल अचीव कर लिया। तो वो तो खैर हम उसको तो ऑब्सोलीट कर लेते हैं अपनी इस डिस्कशन से, क्योंकि एक आप लाइन ड्रॉ कर लें, एक फिटनेस को, वर्कआउट्स को, एक्सरसाइजेस को, और एक आप जो है ना बॉडी बिल्डिंग को, उसको आप ये लाइन डिफाइन करके इसको कैटेगराइज कर लें। अब इसके ऊपर बात करेंगे तो दैट्स अ डिफरेंट केस। इसके बाद बात करेंगे तो इसमें आपकी जो नेचुरल जो है ना जी, उसके अंदर वो जो आपकी सप्लीमेंटेशन है वो आपको हेल्प आउट करेगी, रिमेंबर, और साथ में आपकी जो डाइट है वो आपको हेल्प आउट करेगी, जो रिक्वायर्ड है बेसिकली वो आप उसको देंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, एक तो बॉडी जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल खुद बना रही है, जिससे आपका मसल भी बिल्ड होता है, मेल हार्मोन है, लेकिन अब इसके कुछ सप्लीमेंट्स भी आ गए हैं, या पहले भी थे। हम सलाजित इज वेरी कॉमन है इसमें, या हम कहते हैं कि वो बीट रूट्स जो हैं वो नौजवान लेते हैं, तो सप्लीमेंटेशन जो है वो LRG9 वगैरह इन हेल्प करती है टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने में। सर सलाजीत की अगर आप बात करते हैं उसमें बेसिकली मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है आजकल, तो वो बहुत ज़्यादा इन इट्स वेरी इन द मार्केट एंड एवरी अदर पर्सन इज टॉकिंग अबाउट दैट, नॉट जस्ट इन द पाकिस्तान बट यू कैन से ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आई मीन हाँ, सप्लीमेंट्स आपको हेल्प आउट करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से अपनी डाइट के ऊपर फोकस करें थ्रू द नेचुरल रिसोर्सेज, देन डेफिनेटली दैट विल आल्सो हेल्प यू अ लॉट। सिर्फ सप्लीमेंट क्या है कि वो एक नेचुरल सब्सटेंस या फूड से उसको कन्वर्ट किया गया है, उसको रिफाइन करके स्पेसिफिकली वो चीज़ उसमें से निकाली गई जो आपकी बॉडी को फौरन मिल जाए। तो आपके ख्याल से सप्लीमेंट अवेलेबल हैं मार्केट में अच्छे ब्रांड्स के, उन्हें ले लेना चाहिए, या अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हैं? एग्जैक्टली ठीक है, सही कह रहे हैं आप। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, आपके जो टारगेट्स हैं, अगर आप वो अचीव करना चाहते हैं, फिर बात आती है एक अच्छे प्रैक्टिशनर के पास जाएं जो पढ़ा लिखा है, वो आपको गाइड कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हर बॉडी को हर चीज़ सूट नहीं करती, ये भी याद रखिएगा। बिल्कुल, हर सप्लीमेंट हर बॉडी को सूट नहीं करेगा। बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी एक सप्लीमेंट है, उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा, और ऑलरेडी बॉडी के अंदर ऑलरेडी उसके जेनेटिक्स में ही ऐसे आया है कि उसका RB लेवल, HB लेवल जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आयरन अगर वो सप्लीमेंट्स के थ्रू लेना शुरू करेगा तो उसको फिर हार्ट का इशू आना शुरू होगा। इसका मतलब है कि हम उसे जो है किसी सुपरविजन के अंडर, उसे सप्लीमेंटेशन भी जो है किसी सुपरविजन के अंडर उसे लेनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, एट द प्रोफेशनल लेवल, एक बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर एज वेल, हमें ये बताया जाता है कि जब भी कोई बंदा ट्रेनिंग स्टार्ट करे तो उससे उसकी हेल्थ हिस्ट्री और फैमिली हेल्थ हिस्ट्री के बारे में लाजमी। अब अगेन एन अदर कंट्रोवर्सी कि स्टीरॉयड का यूजेज, स्टीरॉयड को आप कैसे डिफाइन करते हैं? क्या जो हार्मोन्स जिस तरह टेस्टोस्टेरोन लेवल हम बाहर से एक्सटर्नली लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, क्या ये भी स्टीरॉयड्स में ही आता है? एनाबॉलिक क्या है, डायनाबॉलिक क्या है? हाँ जी, ये ऐसे ही है, ये इट इज अ डार्क साइड ऑफ अ बॉडी बिल्डिंग। अब डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इसको। सही, एक प्रोफेशनल अगर उसको यूटिलाइज कर रहा है, उसकी तो बेसिकली एक आप कह लें टारगेट है कि मैंने ये एक कंपटीशन के लिए compete करना है, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा। लेकिन उसको भी देख लेना चाहिए, अगर उसकी बॉडी एक हद तक लेके चल सक रही है उसको, वो तब तक उसे करे। अगर आगे फर्दर उसकी बॉडी प्रोग्रेस नहीं कर रही, ही मस्ट कम बैक टू द पवेलियन। और एक आम आदमी जो है उसको अगर यूटिलाइज कर रहा है, उसको अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाए, उसको पूछे कि मेरे टेस्ट लेवल, वो उसको कहेगा जाके अपने टेस्ट वगैरह कराओ, हार्मोनल प्रोफाइल जाके चेक करो, तो वो जब वो उसको देखेगा तो अगर उसकी हो सकता है कि बॉडी ही प्रोड्यूस ना कर रही हो, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम उस तरीके से एक्टिवेट ना हो, तो हो सकता है उसको चाहिए। अच्छा, ये दीवानगी क्या है, ये जुनून क्या है कि कुछ लोग जो हैं मौत को भी गले लगा लेते हैं, और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हमारे इधर डॉक्टर्स भी हैं, इवन वो भी सब कुछ कर गुजरते हैं इसको अचीव करने के लिए। ये क्या दीवानगी है? वो बेसिकली डोमेन से बाहर निकल के आप कह लें कि चलते हैं, कहते हैं इंग्लिश में एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सही, तो ये हर जगह पे फिट इन होता है। अच्छा, अब आप बताइए कि सबसे इसकी जो डार्क साइड है, जब आप कंपटीशन के लिए उतरते हैं, आप हर चीज़ बंद कर देते हैं, आप नमक लेना बंद कर देते हैं,
आप शुगर लेना बंद कर देते हैं, आप हाई प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं, आप कार्ब्स नहीं लेते हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या ये सब चीज़ें आपकी सेहत पे असरअंदाज नहीं होती हैं? और इसके अलावा आप स्टीरॉइड्स भी नौजवान लेते हैं कंपटीशंस के दरमियान में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इसको दीवानगी की हद तक आगे ले जाते हैं। उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर वो करना चाहते हैं तो इसको बड़े मोहतात अंदाज में, पहली बात कि करें ही ना, अगर वो करना चाहते हैं इस स्पोर्ट्स को ही ऑप्ट करना चाह रहे हैं एज अ कैरियर, सही, एज अ कैरियर, तो फिर किसी अच्छे बंदे के पास जिसको वाकई में प्रॉपर नॉलेज है और एक अच्छा डॉक्टर जो कि एंडोक्राइन सिस्टम को समझता है, क्योंकि यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और अगर कोई अवेलेबल है तो सारों में से बड़े कम लिमिटेड से ऐसे हैं जो कि ये PEDs, परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स या स्टीरॉइड्स आप कह लें, कि उसके ऊपर मुकम्मल अबूर रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पे आम जो डॉक्टर्स हैं उनको भी नहीं पता कि ये चीज़ भी, यानी पाकिस्तान में इसके स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं हैं, इतने ज़्यादा नहीं, इतने ज़्यादा से। अगर एक डॉक्टर आप जो कह रहे हो कि हो सकता है एक डॉक्टर है क्योंकि उसका पीछे एक नॉलेज है ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, मेडिकल टर्म्स के ऊपर, उसको पता है कि बॉडी किस तरीके से अपने आप को रेगुलेट करती है और कहाँ पे उसको उस चीज़ को ज़रूरत है, उसको इंगेज करना है, रिमेंबर इंगेज करना है फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, फॉर द स्पेसिफिक टाइम, नॉट ऑन द रेगुलर बेसिस। तो फिर वो उसको समझेगा, उसको लेके चलेगा और कर लेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आप कंपटीशन के अंदर उतर ही चुके हैं जी, तो क्या इसकी कोई रेगुलेशंस होनी चाहिए बॉडी बिल्डर एसोसिएशंस की तरफ से? इसके अंदर पे जो फेडरेशंस हैं वो 3 किस्म की हैं इस वक्त। एक बिल्कुल नेचुरल है और एक जो है वो आप कह लें सेमी काइंड ऑफ थिंग है, जिसके अंदर हाफ वे अलाउ किया जाता है लेकिन उसमें डोप टेस्ट होता है जिसमें आप कह लें, और तीसरा जिसमें ओपन होता है, उसमें डोप टेस्ट ऐसा सच नहीं होता। तो कुछ रेगुलेशन डिफाइन होनी चाहिए। नहीं, फेडरेशंस ऑलरेडी डिफाइन कर देती हैं, ये नहीं कि नहीं करती। जैसे हम मिस्टर पाकिस्तान की बात करते हैं या मिस्टर पंजाब की बात करते हैं तो उसमें रेगुलेशंस डिफाइन होती हैं कि इतनी हद तक स्टीरॉयड यानी इन्हांस्ड बॉडी बिल्डिंग जो है वो ठीक है और इतनी हद तक नहीं है, कोई ऐसी? असल में ये जो आपने लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल की बात की है, अगर ये ऊपर किसी एफिलिएटेड बॉडी जो इंटरनेशनल है उसके साथ रिकग्नाइज्ड है और वो फर्दर आगे कंपटीशंस कंडक्ट कर रही है, तो वो डेफिनेटली उस चीज़ को जो है मेक श्योर करेगी कि जहाँ पे डोप टेस्ट रिक्वायर्ड है उसके लिए। तलहा, क्या ये जो बॉडी बिल्डर है, अब मैंने एक बारी बॉडी फिजिक्स डेवलप कर ली या आपने कर ली, अब ये मेरा लाइफ टाइम जर्नी है कि मुझे एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा इसे डेवलप और मेंटेन करने के लिए? डिपेंड करता है कि अगर आपका शौक ऐसा है। नहीं, अगर आपने, जैसा आपका केस में हम ले लेते हैं, आपने एक बॉडी डेवलप कर ली, आप सर्टन स्टेज तक पहुंच गए, आपने एक्सेल कर लिया है, अब क्या इस बॉडी को आप मेंटेन जो है ऑन इट्स ऑन होगी या रेगुलर अब आपको एक्सरसाइज करते ही रहना है इसे मेंटेन करने के लिए? ये आप कह लें कि फिजियोलॉजी के टर्म्स के अंदर मसल मेमोरी होती है। आपकी मसल मेमोरी, जिस तरह आपने ये कह लें कि व्हाट यू लर्नड एंड स्टडीड इन 10th ग्रेड, क्या आपको याद है वो सारे सबक, सारे लेसन्स, सारे सब्जेक्ट्स? लेकिन जब एक बार ये नज़र से गुजरते हैं तो याद आ जाते हैं। एग्जैक्टली, तो रिवीजन इज इम्पोर्टेंट, मसल्स को बताना पड़ता है। सेम गोज़ विद द मसल, एग्जैक्टली। तो हम कहते हैं कि जो हमारा मसल है ये कोई एज नहीं जानता, इसे हम किसी भी उम्र में डेवलप कर सकते हैं, क्या ये सही बात है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने इसको शुरू से किसी एक स्पेसिफिक पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए और कॉन्स्टेंट्स में रहते हुए लेके चले हैं तो फिर हो सकता है फर्दर आगे जाके आप अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं कि अब मैंने इस वेट कैटेगरी से निकल के इस वेट कैटेगरी में जाना है। शाहरुख खान को हम 80s में देखते हैं, 90s में देखते हैं, 20s में देखते हैं, अब 24 में भी देखते हैं, लेकिन हमें 2010 तक उसकी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की नज़र आती है, लेकिन आफ्टर 50 ईयर्स वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। 6 एब्स उसके होते हैं, उसका बाइसेप है, उसका ट्राइसेप है, उसका शोल्डर है, तमाम मसल नुमायाँ होते हैं एट द एज ऑफ 56। इसको आप एज अ फिटनेस ट्रेनर कैसे देखेंगे? दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल।
फिर से मैं कहूँगा उसमें नेचुरली पॉसिबल, कुदरती तौर पे क्या वो कर सकता है ये सब पॉसिबल? वैसे भी अगर बायोलॉजिकल टर्म्स में बात की जाए एंडोक्राइन सिस्टम के हवाले से रिगार्डिंग मेल्स, वो फॉर आफ्टर 30s तो वैसे ही टेस्ट लेवल्स जो हैं वो डिक्लाइन पे आना शुरू हो जाते जी बिल्कुल, हैं, डेविएट कर तो अब जाते ये हैं। क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट वहाँ पे तो बनता है। फिर फर्दर वही बात आती है कि एक प्रॉपर प्रैक्टिशनर एंड कंसल्टिंग गुड डॉक्टर जिसको इसके बारे में नॉलेज है और साथ में अपने टेस्ट को देखता है, टेस्ट करवाता रहे टू चेक आउट टेस्टोस्टेरोन लेवल, और सप्लाई और डिमांड जो है जितनी डिमांड जनरेट हो रही है उस हिसाब से सप्लाई हो रही है टेस्टोस्टेरोन की। अगर नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो फिर उसको आउटसोर्स करके सिर्फ जितना रिक्वायर्ड है अगर उतना ही दिया जाए तो फिर सब कुछ लोग कहते हैं कि शाहरुख ने हार्मोन थेरेपी करवाई है, तो अब हार्मोन थेरेपी क्या चीज़ है? इस वक्त एंटी एजिंग के अंदर हर जगह पे हार्मोन थेरेपी चल रही है। उसमें आपकी जो ग्रोथ हार्मोन्स के ऊपर काम किया जाता है, सही, उसको यानी कि उसकी प्रोडक्शन के अंदर या फिर उसे आउटसोर्स करके कि बॉडी जो है वो अपने ग्रोथ लेवल्स को मेंटेन करे, स्किन रिजेनरेशन के अंदर हेल्प आउट करे, तो उसमें वो फिर वो किया जाता है। तलहा अभी तक की जो आपने बात की है ना, इससे ये महसूस होता है कि जैसा बॉडी बिल्डिंग जो है बहुत एक्सपेंसिव गेम है, उसमें न्यूट्रिशन है, उसमें अब डाइट के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें डिसिप्लिन है लाइफ में, उसमें रेगुलर जिम जाना है। तो मगर हम जब ऑन दी अदर हैंड देखते हैं, जितने भी हमें मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर पंजाब या दूसरे लेवल पे पाकिस्तान के अंदर लोग नज़र आते हैं, वो तो गरीब लोग होते हैं सारे, ये कह लें कि या वो अपना सब कुछ बेच देते हैं और ये टाइटल अचीव करते हैं। कुछ केसेस के अंदर वो बड़े लोगों ने उधार उठाए होते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ये ऐसे ही है, यहाँ पे ये समझा जाता है यानी कि एक ये बहुत महंगी गरीब है। की स्पोर्ट्स है, जो अमीर का बच्चा है वो कभी मेहनत नहीं कर सकता, वो सकता। पसीना नहीं निकाल सकता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं आई बिलोंग टू अ रीजनेबल फैमिली, जी जी, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने किया है, कुछ कर रहा हूँ और इनकरेज करता हूँ। कितने पैसे हों तो आप एक बॉडी बिल्डर बन सकते हैं? नहीं, मैं सिर्फ उस बंदे को रिकमेंड करूंगा जो वाकई में अपनी एजुकेशन पूरी कर चुका हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो जो गरीब का बच्चा है वो बेसिकली पढ़ता नहीं है, फिर उसने अपने आप को इंगेज तो रखना है किसी ना किसी तरीके से। वो जिम में एंटर तो हुआ था किसी शौक के तहत, किसी को देख के या किसी एक्टर को या किसी फिल्म को देख के, तो फर्दर वो एंटर तो हो गया, तो फर्दर फिर आगे उसको किसके हाथ चढ़ा, वो फिर या किसी की कोचिंग में आया या किसी प्रोफेशनल को उसने देख लिया, तो वो आगे से अपने आप को उसने उस कैरियर में कितने पैसे हों तो आप बॉडी बिल्डर बन सकते हैं? सर ये स्पेसिफिक तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये टाइम टू टाइम वेरी करती है। लेकिन फिर भी एक अंदाजे में पर डे आपका कितना एक्सपेंस आता है एक बॉडी बिल्डर बनने में? सर पर डे आप डिपेंड करते हैं किस लेवल पे आप इसको लेके चल रहे हैं इस कैरियर को। तो मगर हम कह सकते हैं कि सेफली हम कह सकते हैं कि एक मंथ में 40,000 50,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अगर मैं एक दिन की बात करूं तो 5 से 8,000 रुपया खर्चा आ जाता है। 5 से 8,000 रुपया खर्चा आता है एक बॉडी बिल्डर, एक अच्छे बॉडी बिल्डर के लिए जिसने अपनी हर चीज को फोकस करके चलना है, अपनी अच्छी सप्लीमेंटेशन करनी है, अच्छी डाइट करनी है, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो आप बॉडी बिल्डर बनने का मत सोचिएगा। हाँ मैं कहता हूँ, आप ये मैं कहता हूँ, मैं कोई कहता है मुझसे पूछता है, मैं कहा यार ये देखने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब मेहनत करने पे आते हो ना तो ये आपकी एनर्जी भी लेती है, आपका टाइम भी लेती है, आपकी फैमिली स्पेस भी खा जाती है, आपका सोशल सर्कल भी खाती है और पैसा भी खाती है। और अगर आप कमा नहीं रहे हो, पढ़ाई मैंने इसलिए कहा जब आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो और फिर फर्दर इसको आगे लेके चलो, जाहिर से मतलब फिर आप इसी अर्निंग सोर्स के ऊपर चले गए। लेकिन घर के ऊपर अगर सैकड़ों लोग जो हैं कंपटीशन की तैयारी में उतरते हैं, सैकड़ों लोग जो हैं वो अपने पर किसी चैंपियन बॉडी बिल्डर्स का टैग लगाना चाहते हैं, कोई मिस्टर पाकिस्तान बनना चाहता है या कुछ और लेवल यूनिवर्सिटीज लेवल अचीव करना वो चाहता है, इसका कोई रिटर्न भी है इस फील्ड में? वंस यू बिकम अ बॉडी बिल्डर, आपने इतनी हैविली इन्वेस्ट किया, अगर प्रॉपर्टी में किया होता तो शायद आपको रिटर्न बहुत अच्छा आ जाता। तो अब आप बॉडी बिल्डर हैं, हम ऐसा कह रहे हैं कि बॉडी बिल्डर एज अ कैरियर चॉइस कैसा है? सबसे अहम बात एज अ कैरियर चॉइस। पंजाबी की एक कहावत है कि शौक दा कोई मुल नहीं होता। हाँ, तो ये शौक है जिसका मूल कोई नहीं और रिटर्न कोई नहीं। एग्जैक्टली यहाँ पे एट अ सर्टेन लेवल आपको एक रिकग्निशन मिल जाती है। ठीक है, उस रिकग्निशन को फर्दर आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो वो बड़ा मैटर करता है। तो आपका माइंडसेट क्या है, यानी फिर एज अ कैरियर हम इसे अडॉप्ट नहीं कर सकते?
एज अ कैरियर, क्योंकि हर मोहल्ले में नहीं, जिम आप है। डिपार्टमेंट लेवल पे, वही मैंने बताया ना कि आप इसको फर्दर आगे एग्जीक्यूट किस तरीके से करते हो, और नेशनल लेवल पे अगर आप जाते हो तो आपको डिपार्टमेंट्स, क्योंकि जब आप वहाँ पे नेशनल लेवल पे जाके अच्छा परफॉर्म करते हो, पीछे आपका पूरा एक बैकग्राउंड होता है, प्री रेक्विजिट्स जो है आपने सारे अचीव किए होते हैं, तो फर्दर आगे डिपार्टमेंट्स आपको कॉल आउट कर लेते हैं, वापडा आ जाता है, आर्मी आ जाती है, वो आपको फिर अपने पास इनरोल कर लेती है। लेकिन कितनों को, बहुत कम लोग, जितने लोग अपीयर होते हैं वो बहुत तो सिलेक्टिव हैं, बहुत सिलेक्टिव बहुत है, यानी हम सिर्फ 2% और या 3% की बात कर सकते हैं। अगर आप इस जो जिम के अंदर जा रहे हैं या जो परफॉर्म कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स के अंदर, उसकी अगर आप परसेंटेज की भी बात करो तो बहुत नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल। आई मीन अगर मैं डिपार्टमेंट की बात, एक डिपार्टमेंट अपने पास उसने वेट कैटेगरीज के हिसाब से हर एक वेट कैटेगरी के अंदर 3 से 4 एथलीट रखने होते हैं। इस ट्रेंड को आप कैसा देखते हैं कि अगर आपने मॉडलिंग करनी है, फिल्म में जाना है, ड्रामा में आना है या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना है, तो जब आपके अब 6 एब होने चाहिए, आपकी बॉडी डेवलप होनी चाहिए, तो इट्स मीन कि फिटनेस का एक कैरियर उधर भी है, या फिटनेस मॉडल के लिए एक ज़रूरी चीज़ें बन गई एक मॉडल के लिए कि वो फिटनेस लेवल भी अचीव करे? सर अगर आप इंटरनेशनल स्टेज की बात करें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के हिसाब से हम मॉडल्स की बात करते हैं, फिटनेस की बेसिस पे दुनिया का सबसे महंगा एक एक्टर बनता है फिटनेस की बेस पे। अगर आप शाहरुख खान की आपने पहले एग्जांपल दी है, तो वो उसकी एज बढ़ती गई है, सलमान खान ने ये ट्रेंड सेट किया हमारे, जॉन अब्राहम आ गया, तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिसे हमारे जनरली सारी पब्लिक हमारे, मैं बेसिकली बताता हूँ कि इसका स्कोप क्या है। मैं इंटरनेशनल लेवल से आपको उसको जरा पिक्चराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे इसका स्कोप है। अगर आप यू आर गुड लुकिंग एज वेल, और आप बात भी कर लेते हो, कम्युनिकेट भी कर लेते हो, यू आर एजुकेटेड अ लिटिल बिट, एंड आपको फिर आगे एक्टिंग भी करनी आ जाती, आपके पास वो स्किल्स भी हैं, आप उसको फर्दर उस फिट बॉडी को इंगेज कर सकते हो इन दैट प्रोफेशन एज वेल। फिर स्पोर्ट्स की अगर बात आती है तो इस वक्त दुनिया का सबसे महंगा तरीन जो स्पोर्ट्समैन है, ही इज रोनाल्डो। ठीक है ना। अब वो अभी तक आगे क्यों चल रहा है और उसको इतना फेम क्यों मिल रहा है, माशाल्लाह, वो इस तरह है कि उसने अपने आप को फिट रखा हुआ है। और एक एथलीट जब तक अपने आप को फिट रखता है तब तक वो इंडस्ट्री में है, अपनी स्पोर्ट्स में है, और अपनी फेम भी क्रिएट कर रहे हैं और अपने फुट प्रिंट्स भी हर जगह पे छोड़। तला ये कहा जाता है कि बॉडी बिल्डर जो है वो उतना ताकतवर और तवाना नहीं होता जितना कि एक जनरल दूसरा स्पोर्ट्स पर्सन होता है। हम रेसलर की एग्जांपल ले लें, कबड्डी के प्लेयर की ले लें, या जनरल एथलीट की हम ले लें, क्योंकि हमने देखा है जब आपकी प्रिपरेशन हो रही होती है कंपटीशंस के लिए, स्टेज पे लड़के गिर रहे हैं, वो अपना वजन खुद नहीं संभाल रहे होते, तो ये क्या वजह है? वो चीज़ जिस्म जो लोहा उठाने से बनती है वहाँ पे इतना वीक हमें क्यों नज़र आ रहा होता है? जी ऐसे ही है, होता है ऐसे। आपने पहले भी ये सवाल किया था कि जो वो आपकी, यानी कि वो बॉडी बिल्डिंग का एक डार्क फेज है, लेकिन वो डार्क फेज नहीं बनेगा अगर आप अपने आप को तरीके से लेके चलोगे। अगर आपने प्रेप अपनी जो की है कंपटीशन की, उसकी ड्यूरेशन आपने स्ट्रेच की है, ना कि एक लिमिटेड टाइम के लिए की है। लाइक कुछ लोग बच्चे होते हैं या एथलीट्स होते हैं, वो 3 to 4 months उसको ना कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं, उसके अंदर वो अपनी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ या जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको, जाहिर सी बात है, अपनी बॉडी को उन्होंने रिफाइन करना होता है, श्रेड करना होता है, टोन अप करना होता है, उसमें कार्ब्स कट ऑफ करते हैं, फैट्स कट ऑफ करते हैं, और साथ में शुगर का इंटेक जो फाइनल स्टेज पे होता है ऐसे। तो जाहिर सी बात है, एक मसल का जो असल फ्यूल है दैट इज टोटली ड्राइड फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। तो एक बॉडी बिल्डर जब एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है, प्रिपरेशन कर रहा होता है, उस वक्त वो पूरी दुनिया से आइसोलेट होता है, क्योंकि आपको मेंटली तौर पर अपने आप को फोकस्ड रखना होता है। दैट्स ट्रू। यहाँ पे हम अपने आप को बहुत ज़्यादा आई मीन सेक्रीफाई में से गुजारते हैं इन एवरी एस्पेक्ट। पर्सनल हो गया, सोशल हो गया, इवन दो आप डाइट भी बड़ी लिमिटेड हो के कैलकुलेटेड। जो फैसले कंपटीशन के दरमियान होते हैं जी, या किसी भी कंपटीशन जब हेल्ड होता है, कोई फेडरेशन जब कंपटीशन करवाती है, वो कितने फेयर होते हैं? आई मीन फेयर होते भी हैं और कहीं पे फेवरेटिज्म भी चल जाती है। कितनी %?
मैं दोनों चीज़ें अगर आपका उस्ताद जो है कि बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं है, एसोसिएशन में नहीं है, फेडरेशन में नहीं है, तो कितना चांस है कि आप चैंपियन डिक्लेयर हो सकते हैं? It's a very tough job. Then you have to prove yourself that you have been the best on the stage, and everyone, like when you're on the stage, everyone in the audience is clapping for you, and आपको प्रेज कर रहा है, और वो आवाज फिर जजेस तक जा रही है कि जज कितने फेयर होते हैं? मैंने कहा कि फेयर भी होता है, फेवरेटिज्म भी चल जाती है। अच्छा, फेवर भी देते हैं और फेवरेटिज्म भी चलती है। फेयरनेस होती है यानी हम कह सकते हैं कि 80% 70% होती है। अब आप कह सकते हैं, लेकिन कहीं पे फेवरेटिज्म भी चल जाती है, कहीं पे एक एथलीट का एटीट्यूड भी बड़ा मैटर करता है। बाय द वे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द जजेस। एक अहम बात, एक और अहम बात, हमने देखा है जितने भी फिटनेस ट्रेनर होते हैं वो मेल ही होते हैं। हमने पाकिस्तान की फिटनेस इंडस्ट्री में फीमेल फिटनेस ट्रेनर्स बहुत कम देखी हैं। इज इट ट्रू? नॉट 100%। आप डिपेंड करता है आप किस लेवल के जिम में जा रहे हो, वहाँ पे आपको ज़्यादातर मेल्स ही मिलेंगे, वहाँ पे आपको वैसे फीमेल्स भी बड़ी कम ही मिलेंगी जो कि आके ट्रेनिंग वगैरह कर रही हैं। तो इट डिपेंड्स कि किस किस्म का जिम है और उसका इन्वायरमेंट कैसा है। फीमेल्स अपने आप को कंफर्टेबल समझती हैं, सिक्योर समझती हैं, डेफिनेटली वो वहाँ पे आएंगी और वहाँ पे अपना एज अ प्रोफेशनल कैरियर भी उसको लेके चलेंगे एज अ ट्रेनर। तो बड़े जिम्स की अगर आप बात करें, लाहौर के अंदर ऐसे मौजूद हैं, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में है, कराची में है, फैसलाबाद में है, जहाँ पे फीमेल ट्रेनर्स वगैरह हैं। आप मुस्तकबिल में देखते हैं कोई फीमेल मिस पाकिस्तान बन सके? नहीं, यहाँ पे तो नहीं हो सकता, यहाँ पे हो ही नहीं सकता। नहीं हो नहीं सकता। वजह ये अगर कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए, क्या हम मखसूस उन हालात को क्रिएट फिर हमें बहुत ज्यादा कोई लिबरल होंगे तो शायद हो सकता है, हम सेकुलर स्टेट हो या फिर हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर बॉडी बिल्डिंग के अंदर यू हैव टू शो योर बॉडी, तो हमारे पर्दे वाली सोसाइटी सर यहाँ पे कैसे हो सकता है। अच्छा, अब हम रियल बॉडी बिल्डिंग की तरफ आते हैं। हमारे पास चंद आखिरी लम्हात अभी मौजूद हैं। उसमें सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में तो नहीं आप कह सकते, लेकिन फिटनेस के हवाले से आप कह सकते हैं एक फिटनेस फीमेल एथलीट हो सकती है, और यहाँ पे होते भी हैं, फिटनेस चैलेंज होते हैं हमारे यहाँ पे नेशनल लेवल, नेशनल गेम्स के अंदर। और लेकिन मैंने फीमेल बॉडी बिल्डर ट्रेनर की बात की है। उसके अंदर आपको पता है कपड़े वगैरह, हमारे जो हदूदों का यूथ है सोसाइटी की, यहाँ पे नहीं हो सकता। इवन तो लेबनान के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर फीमेल दे वियर बिकिनीज एंड दे कम ऑन द स्टेज एंड दे प्रेजेंट देयरसेल्व्स, लेकिन इन हमारी ये बीइंग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इट्स इम्पॉसिबल ओवर हियर। ठीक है, ज़बरदस्त आपने बात की। अब हम आते हैं रियल बॉडी बिल्डिंग क्वेश्चंस की तरफ। चंद लास्ट मिनट्स हैं हमारे पास। हाई वेट, ह्यूज वेट, लो रैप्स, या हाई रैप्स लो वेट? डिपेंड करता है, अगर आपने अपनी हाइपोट्रॉफी करवानी है तो दोनों जो है डिसिप्लिन्स को फॉलो किया जा सकता है। एक आपकी मसल बिल्डिंग के अंदर आपको हेल्प आउट करता है, आपकी प्रोग्रेस के अंदर हेल्प आउट करता है, आपकी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के अंदर हेल्प आउट करता है, और दूसरा जो है आपके एंड्योरेंस के अंदर हेल्प आउट करता है, मसल टोनिंग में हेल्प आउट करता है। लाइक लाइट वेट हाई रेप्स टोनिंग में, एंड्योरेंस में हेल्प आउट करेगा, और जो है हैवी वेट लो रेप्स हाइपोट्रॉफी के अंदर। नॉन वेजिटेरियन जो है वो तो बॉडी नहीं बनाते हैं, हमने देखा है। वेजिटेरियन डाइट रख के क्या बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं? जी, इट्स पॉसिबल। इंडिया के अंदर होते हैं ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो कि वेजिटेरियन। पॉसिबल है? इट्स पॉसिबल। अब लास्ट में आप एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर्स जो हैं उन्हें कुछ कहना चाहें? एज अ द सीनियर मोस्ट बॉडी बिल्डर ट्रेनर, उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए कोई मैसेज? मैं ज़्यादा यूथ को फोकस करूंगा, बॉडी बिल्डर्स को पता है वो क्या कर रहे हैं। हाँ, उनके लिए एक मैं कहूँगा एक मैसेज है कि इस बड़ी खूबसूरत स्पोर्ट्स है जी हमारी ये बॉडी बिल्डिंग, और आप माशाल्लाह जो आइकन्स हैं, मैं तो अपने आप को उस लेवल का नहीं समझता जैसे आप हैं। पायनियर्स भी हैं इसमें बेशुमार, और माशाल्लाह बड़े ऐसे भी हैं जिनको फेम भी मिला है और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी है। स्पोर्ट्स की प्रमोशन के अंदर इन पॉजिटिव टर्म्स जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें काइंडली। नॉट जस्ट बॉडी बिल्डिंग बल्कि फ़िटनेस के ऊपर भी फोकस किया करें। बॉडी बिल्डिंग जो है चलें एज अ स्पोर्ट्स एक प्रोफेशनल के लिए ये अपने लिए
उसके पैरामीटर्स और हो जाते हैं, वो उसको उस तरीके से लेके चलता है। लेकिन एक यूथ के अंदर और हमारी जो जनरेशन है जो अपकमिंग है, इवन दो जो जनरेशन इस वक्त लिविंग इन 45 बिलो 45 35, दे मस्ट गो टू द जिम फॉर द सेक ऑफ देयर फिटनेस, क्योंकि वो अपनी उस एज के अंदर हैं जब वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उससे उनकी साइकोलॉजी डेवलप होगी, मेंटली दे विल बी एबल टू endure the pressure and circumstances they are going through। उससे फिर एक फर्दर एक मैसेज ट्रांसलेट होगा टू द यूथ एंड जनरेशन कि नॉट गो ऑन द शॉर्टकट्स, ऑलवेज ऑप्ट एंड गो थ्रू द चैलेंजेस, क्योंकि जो चैलेंजेस होते हैं वो आपकी डेवलपमेंट में आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं। हमारी जो यूथ के लिए मैसेज है कि इस फिटनेस को लेके चलें, क्योंकि एक इंग्लिश की कहावत है, अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, तो ये उनको काफ़ी हेल्प आउट करेगा इन देयर एजुकेशन एंड फर्दर उनकी आगे जो एज है उसके अंदर उनको प्रोफेशनल कैरियर डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि उसके अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। और जब वो मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होंगे तो ऑटोमेटिकली उन चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करने की और ओवरकम करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो द बॉटम लाइन इज इन टुडेज बिहाइंड द सीन बॉडी बिल्डिंग पे हमने बात की, और बॉटम लाइन इज कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप फिटनेस अचीव कर सकते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग भी इवन आप कर सकते हैं। और अगर आप नौजवान हैं, अडल्टहुड में दाखिल हुए हैं और बहुत सी दूसरी चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं जो पहले नई लाइफ में होती थी, तब भी आप बॉडी बिल्डर या फिटनेस लेवल, एक सर्टन फिटनेस लेवल जो है वो अचीव कर सकते हैं। और जिनको आप बीमारी समझते हैं वो बीमारी नहीं होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।